अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 24 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 48 घंटों की, जी हाँ, गुज़िश्ता 48 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट और उनकी इंस्ट्रक्शंस के एन मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट चलाने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदारों की जानिब से हत्तुल इम्कान ओछे हथकंडे अपनाए जाने के बावजूद सुहेल आफरीदी साहब अपनी टीम के हमरा एक जबरदस्त स्ट्रीट मूवमेंट पेशावर में स्टार्ट करने में कामयाब हो गए हैं और उनकी टीम के हमरा बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज मैं व्लॉग नहीं कर पाया, उसकी वजह यह थी कि एक इंतहाई अहम इदारे के साथ इंटरैक्टिव सेशन था। बड़े जय्यद सहाफ़ी, फिर नौजवान सहाफ़ी, फिर वो जो गायब रहते हैं वो सहाफ़ी इसमें शामिल थे। उसकी कहानी क्या रहेगी, इंटरनल कहानी आप बहुत सारे लोगों के जरिए सुन चुके हैं, लेकिन कुछ मामलात के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। एक तो चैटम हाउस रूल्स क्या होते हैं, इसको क्या कहीं वायलेट किया गया, नहीं किया गया, सवाल किस नौयत के थे, कितने सहाफ़ी शरीक थे, जवाब किस नौयत के आए, खास तौर के ऊपर किस मुद्दे के ऊपर बात हुई, उसकी डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ हमारे यूट्यूबर्स दोस्तों ने मेरे भी कुछ सवालात के ऊपर तबर्रा किया है, तो उनको जवाब देना भी बड़ा जरूरी है, उसकी डिटेल्स। इसके अलावा एक और खतरा खित्ते के सर पर मंडलाने लगा है ईरान को लेकर, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्त मुझसे सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर कि क्या आप इंटरैक्टिव सेशन के अंदर मौजूद थे। बिल्कुल, मैं वहां पर गया, ऐसे ही गया जैसे किसी भी इदारे या पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से मीट द प्रेस में कोई भी सहाफी शिरकत करता है। जब भी हमें दावत आती है हम जाते हैं। इस दफा दावत बहुत अरसे बाद आई तो हम गए, और जाना कबाहत का मामला नहीं है। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मीट द प्रेस बुलाए और चैटम हाउस रूल अप्लाई हो। चैटम हाउस रूल क्या होता है, शेयर कर देता हूं। चैटम हाउस रूल जो है, ये एक ऐसा रूल है जिसके तहत किसी भी इवेंट, सेमिनार, मीटिंग या फिर आप कहिए कि ब्रीफिंग की जो डिस्कोर्स होती है, जो गुफ्तगू होती है, उसके कंटेंट्स यानी क्या बात हुई वो तो शेयर हो सकते हैं, लेकिन स्पीकर का नाम शेयर नहीं हो सकता। पार्टिसिपेंट्स का नाम भी कहा जाता है कि शेयर ना किया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन हमारे बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं जिन्होंने आन की आन में व्लॉग खड़का दिया और पार्टिसिपेंट्स का नाम भी शेयर कर दिया। ये पता नहीं कौन से चैटम हाउस रूल्स को फॉलो कर रहे थे। खैर, एनी हाउ, वो डिटेल्स क्या है उसके तो बाद में मैं जाकर आपको बताऊंगा। अब क्योंकि मंसूर अली खान साहब ने, अजमल जामी साहब ने, बाकी दोस्तों ने कर लिया, इस मामले में हबीब अकरम साहब को क्रेडिट देना चाहूंगा। उनके व्लॉग के अंदर सहाफियों के नाम नहीं लिए गया। जो लोग मौजूद थे उन्होंने तो अपनी राय दे दी, 2-3 लोग थे, क्योंकि अपनी इंडिविजुअल राय है, बाकियों के नाम नहीं लिए गए, लेकिन जिसने लिए वो मैंने आपको बता दिया, मंसूर अली खान साहब ने। अब क्योंकि बता दिए गए तो फिर मैं मजीद के नाम भी ले देता हूं। हामिद बीर साहब, आसमा शिराजी साहिबा, अलीना शिगरी साहिबा, हबीब अकरम साहब, आमिर इलियास, राना साहब, सिद्दीक जान, असदुल्ला खान, अजमल जामी, अथर काजमी और बहुत सारे दोस्त थे जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, उसके लिए इंतहाई माजरत। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस मीट द प्रेस, दैट इज चैटम हाउस, दैट वाज एक्चुअली चैटम हाउस, उसके अंदर क्या निकली वो ये थी कि बोर्ड ऑफ पीस के सिग्नेटरी बनने का फैसला हुकूमत का है, और इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि गजा के फलस्तीनी भाइयों की नस्ल कुशी को रोका जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। फिर यहां पर यह सवाल भी हुए कि क्या हमास को डिसआर्म करने के लिए भी हम अपनी अफवाज भेजेंगे, तो क्लियर कट कैटेगोरिकल जवाब आया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता
اور باقی جو مسلم ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں تو ہم بھی اس کا حصہ بنے ہیں, لیکن ہم اپنی استعداد کار اور اپنی ثوابدید کے مطابق اس کے اندر شامل ہوئے. اچھا, یہ تو آفیشیل رپورٹنگ ہے, ظاہر ہے جو وہاں ڈسکورس ہوئی, جو ڈسکشن ہوئی, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب جو سب سے پہلا سوال تھا, اب کیونکہ یہ چیزیں کنٹینٹ شیئر ہو گئے ہیں تو میں کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب سے متعلق بھی سوال ہوا. پہلا سوال حبیب اکرم صاحب نے بورڈ آف پیس میں آئی ایس ایف کا حصہ بننے یا نہ بننے کے حوالے سے کیا, تو جواب جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا. حامد میر صاحب نے آزاد کشمیر کے پاکستانیوں سے متعلق گفتگو کی, حامد میر صاحب نے, کہ وہاں پر ایک سینٹیمنٹ ہے, اینٹائی اسٹیٹ سینٹیمنٹ ہے حامد میر صاحب کی نظر میں, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ تو جواب کلیئر کٹ یہی آیا کہ جس طرح کے لوگوں سے ملا جائے گا اس طرح کی فیڈ بیک آئے گی اور اس کو پولیٹیکلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے. پھر ہمارے جناب منصور علی خان صاحب انتہائی عزیز اور محترم دوست ہیں ہمارے, انہوں نے یہ سوال کیا کہ اس بریفنگ کے اندر یا اس میٹنگ کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کے خلاف کیمپینز بھی چلائی جاتی رہیں, جو کہ محب وطن نہیں سمجھے جاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, تو وہ یہاں پر آئے ہیں. تو ادھر سے کہا گیا کہ تلخیاں ہوتی ہیں, غصہ ہوتا ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو زیادہ خاطر میں نہیں لایا جاتا. بائی دا وے, جو اس بریفنگ کا آغاز ہوا یا اس انٹریکٹیو سیشن کا آغاز ہوا وہ اس جملے سے ہوا کہ جتنے محب وطن ہم ہیں اتنے ہی محب وطن آپ ہیں. تو یہ بڑی زبردست ڈسکورس تھی. اوور آل اس ساری ڈسکورس کے اندر ایک اور چیز جو امپورٹنٹ تھی وہ سہیل آفریدی صاحب سے متعلق پوچھا گیا, اور غالباً اطہر کاظمی صاحب کا سوال تھا کہ جب وزیر دفاع صاحب موجود ہیں تو سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جو رائے قائم کرنا ہے وہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے, تو یہاں سے کیوں رائے قائم ہوتی ہے؟ تو آگے سے جواب یہ دیا گیا کہ جب معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہو تو پولیٹیکل لوگ جواب دیتے ہیں, لیکن اگر کہیں سے سوال اٹھے گا تو اس کو جواب جو ہے اس انداز سے دیا جائے گا. بہرحال جو مین چیز ہے, جو سب سے اہم چیز ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کر دیا, کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ بورڈ آف پیس کا جو حصہ بننے کا معاملہ ہے وہ سراسر جو ہے وہ حکومت کا فیصلہ ہے, یعنی اس حکومت نے وہ فیصلہ کیا ہے. اب آئی ایس ایف کے لیے افواج بھیجنی ہے نہیں بھیجنی ہے, یہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگی نہیں ہوگی, یہ بعد کے معاملات ہیں. پھر جو حماس ہے اس کو ڈس آرم کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کلیئر کٹ کہا گیا کہ اس کے اوپر جو ہے ہمارا بالکل کیٹیگوریکل سٹانس ہے, کیونکہ ہر کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی. اچھا, اس میں جو میرے جو دو سوالات تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. پہلا سوال میں نے پوچھا کہ ایک دو جگہ کے اوپر یہ کہا گیا کہ طلال چودھری صاحب یہ واقعی حکومتی نمائندے ہیں, ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جانا چاہیے. تو میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر حکومتی نمائندوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا مقصود ہے تو ایک نہیں بلکہ تین, ایک نے اسٹیٹمنٹ دیا, دونوں انڈورس کیا, وہ تین لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو بورڈ آف پیس کا حصہ بننا ہے وہ اس بات سے مشروط ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ حماس کو ڈس آرم کریں گے. یہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا, وہ شاید کسی نے نہیں سنا ہوا تھا, یا اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہوگی, ایسا ہماری نالج میں نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر دوسرا میرا سوال تھا کہ بورڈ آف پیس کے سارے پوائنٹرز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی کوئی ویب لنک ہے, اس کے اندر موجود ہیں, ڈیٹیلز موجود ہیں کہ جو بھی اس کا ممبر بنے گا وہ اسرائیل کے زیر انتظام جو ہے یہ فیسیلیٹیشن کے ساتھ آگے کام کرے گا, جس کا جواب دیا گیا کہ یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے, اس کے اوپر ہم کیا جواب دیں. تو یہ تو وہ چیٹم ہاؤس رولز کے مطابق جو ہے تمام سوالات کے جواب تھے. سخت سوالات پوچھے گئے, میرے سوال جو تھے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ سخت ہے, لیکن اس کے اوپر اجمل جامی صاحب نے اپنے شو کے اندر, اسی طرح سے ایک دو اور دوستوں نے اپنے ولاگز کے اندر ڈسکشن کی اور کہا کہ جمیل فاروقی صاحب یہ روائٹرز کے اوپر تو کہیں نہیں موجود تھا, پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے. تو میں اب دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان کا جواب دینے کے لیے, یعنی کہ اجمل جامی صاحب کا جواب دینے کے لیے جو انہوں نے ریز کیا. یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ویب لنک ہے, وہاں سے یہ ڈاکومنٹ میں نے ڈرائیو کیا ہے, اب آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھ لیں. یہ بورڈ آف پیس کا جو پیکٹ ہے اس کے اوپر اٹ آتھرائزز دی بورڈ آف پیس ٹو اسٹیبلش اے ٹیمپرری انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ان غزہ ٹو ڈپلوائے انڈر یونیفائڈ کمانڈ ایکسیپٹیبل ٹو BOP. Countries will contribute personnel to force
in close consultation and cooperation with Egypt and Israel. तो इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि जो भी ममालिक इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होंगे वो इजिप्ट और इजराइल की कंसल्टेशन के साथ अपने ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय करने के पाबंद होंगे इफ एक्सेप्टेबल, अगर उनको काबिल कबूल हो। तो एक तो ये था। दूसरा उसमें मैंने बैरिस्टर दानियाल साहब का तज़किरा किया, वो भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे पूछा गया कि क्या आप में से किसी ने सुना है, तो उनमें से किसी ने कहा कि हमने नहीं सुना। तो इसका भी तज़किरा जो है जामी साहब ने अपने व्लॉग के अंदर किया था, तो उनकी नज़र में ये करना चाहूँगा कि दानियाल चौधरी साहब ने क्या कहा था, सुनिएगा जरा। हमास को डीवेपनाइज करना भी उस फोर्स का मैंडेट होगा? बिल्कुल, डीवेपनाइज होएगा तो वो दूसरी फोर्स है वो चल सके, और डीवेपनाइज होने के बाद जो है चीजें आगे चलेंगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने एग्री किया है, तो आई थिंक दिस तो हैज ऑलरेडी बीन एग्रीड। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कौन करेगा, से में करेगा, और उसका जो खाका है वो इन रियल टर्म्स कब हमारे सामने आएगा। अब हमारे दोस्त जो है वो शायद उनकी नजर से ना गुजरा हो, ये जितने भी साफी दोस्त बैठे थे, और अगर गुजरा होता तो यकीनन वहां पर वो बताते कि इस तरह की कोई चीज हुई है। लेकिन जो चीज मेरी नजर से गुजरी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जहां तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उस डॉक्यूमेंट का हवाला है, बाज दोस्त कहते हैं कि 2025 का है, तो भाई जो करंट है वो शेयर कर दे तो इबाम दूर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस पूरी दुनिया में होते हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी कुछ लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स प्रोपेगेट कर रहे हैं कि जी कुछ यूट्यूबर्स को मदद के लिए बुलाया गया, उनका नैरेटिव चेंज करने के लिए बुलाया गया। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि एक ब्रीफिंग थी या एक इंटरेक्टिव सेशन था, उसमें गुफ्तगू हुई, कुछ लोगों ने सवाल पूछे, आगे से जवाब आए, कुछ के सवाल तल्ख लगे, कुछ को जवाब मिले ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। तो ये चैटम हाउस रूल्स थे, जितना हम बता सकते थे हमने बता दिया, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेपर के छोड़ने वाले बहुत मौजूद होते हैं, उनकी बातों पे आप ना जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। अब मैं जरा ये जो मैंने दो अदद चीजें शेयर की, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डॉक्यूमेंट और दूसरा ये जो दानियाल चौधरी साहब का क्लिप था, इसके अगेंस्ट दो और स्टेटमेंट्स मैं शेयर करता हूं। ये जरा सुनिएगा हामिद मीर साहब क्या कहते हैं। ये भी कल मौजूद थे इस इवेंट के अंदर। वो कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस एक बैनुल अक़वामी धोखा है। ये हामिद मीर साहब कल इस इवेंट के अंदर मौजूद थे। वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस एक बैनुल अक़वामी धोखा है, और हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारी हुकूमत इस इंटरनेशनल फ्रॉड का हिस्सा बनकर इसका दिफा भी कर रही है। यह फ्रॉड अक़वाम मुत्तहिदा, हमास और फलस्तीनियों के साथ हुआ है। ये हामिद मीर साहब मुल्क के नामवर जय्यद सहाफ़ी हैं, वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब जरा आगे चलते हैं, ये जरा सुनिएगा जनाबे नजम सेठी साहब इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। जरा नजम सेठी की गुफ्तगू भी सुन लें। वो कहते हैं बोर्ड ऑफ पीस कुछ भी नहीं होगा, असल फैसला इजराइल और ट्रंप जो करेंगे वही होगा, ये नजम सेठी साहब कहते हैं। बाकी बोर्ड मेंबर्स को तो बुलाएंगे भी नहीं, बोर्ड के साथ डिस्कस ही कुछ नहीं होना। इन्हें यानी बोर्ड मेंबरान ने कहना है कि हमें तो पूछा ही नहीं गया, ऐसा ही काम चलता रहेगा, सब बैठेंगे और कहेंगे हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमें तो पूछा ही नहीं गया। ये नजम सेठी साहब के जुमले हैं। यही वो मामला था जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, और यही वो मामला था जिसके ऊपर पॉइंट रेज किया गया कि इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई ब्रीफिंग। इट्स नॉर्मल चिट चैट सेशन जो कि अक्सर औकात होते रहते हैं और लोग शामिल होते हैं। मैं तकरीबन को 3 साल के बाद शामिल हुआ, बाकी सिद्दीक जान भी काफ़ी अरसे बाद आए। इवन हबीब अकरम साहब ने अपने ब्लॉग के अंदर कहा कि हम भी काफ़ी अरसे बाद गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी साफ़ी जाया करते हैं। इसके ऊपर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सहाफ़ी का काम जाकर रिपोर्ट ही करना है ना इवेंट को, तो वो नहीं करेगा तो क्या करेगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं जी, पेशावर के अंदर मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ हो गया है, स्ट्रीट मूवमेंट का, और आज सुहेल आफरीदी साहब का बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। सुहेल आफरीदी साहब का नेक्स्ट लेवल के ऊपर मूवमेंट पहुंच चुकी है। 8 फरवरी से पहले हड़ताल के जो पम्फलेट्स हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। लेट्स सी कि ये मूवमेंट किस डगर पर जाती है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ सुहेल आफरीदी साहब चल रहे हैं। अब आ जाते हैं अगला इंपॉर्टेंट मामला, वो है ईरान का। ईरान के अतराफ आने वाली तमाम फ्लाइट्स को जो है ना वो कर दिया गया है, दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है। ईरान की जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया गया है, और किसी भी किस्म का टारगेटेड अटैक ईरान ने कहा है कि वो हमारे जमीन के ऊपर बाकायदा मुसल्ला हमला तस्वुर किया जाएगा। तो इस रीजन के ऊपर इस वक्त जो खतरे के साए मंडला रहे हैं उससे हम कैसे काउंटर करेंगे। दूसरी तरफ रशिया और चाइना
انہوں نے بورڈ آف پیس میں جانے کی مخالفت کر دی ہے. اس کی ڈیٹیلز وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ویسے تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنے انداز سے کر رہا ہے, لیکن جو میرے پاس ڈیٹیلز تھیں یا انفارمیشن تھی چیٹم ہاؤس رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ میں نے شیئر کر دی ہیں, اور جنہوں نے اس کو فالو نہیں کیا کم از کم ایتھیکل ہوتا اگر وہ پوچھ لیتے باقی صحافیوں سے کہ ان کے نام لینے ہیں نہیں ہیں, تو کیونکہ اب تو ڈسکلوز ہو چکے ہیں تو پھر میں نے بھی لے دیے. تو بہرحال آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں, دعا میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.